कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो बुक 2 है यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति में 4 चैप्टर जो शुरू के हैं उन सभी 4 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिहाज से वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी को आश्वासन के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर ये कंप्लीट वीडियो आपने देख ली तो इस कंप्लीट वीडियो से आप सभी की जो है 16 नंबर पूरे पक्के होने वाले, यानी 16 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे इस सिंगल वीडियो से गारंटी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर करते हैं, पीवीआईक्यू क्लियर करते हैं और एमसीक्यू भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वह है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये भाषण किसने दिया था? ये भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये भाषण कब दिया गया था? ये भाषण दिया गया था 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। इसे भाग्यवधू से चिर परिचित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक शीर्षक से इसे जाना जाता है। 14-15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब समस्त विश्व जो है नींद के आगोश में सो रहा होगा तो भारत एक नए विश्व का आगाज करने में लगा होगा। तो ये भाषण बहुत ही लोकप्रिय है और विश्व के टॉप 10 भाषणों में से एक माना जाता है। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री थे उनके द्वारा जारी किया गया। तो भाषण द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखिए। देखिए 1947 में 1947 में 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा, यानी विभाजन की विभीषिका भी हमें झेलनी पड़ी। भारत जो एक साथ हजारों सालों से हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते आ रहे थे, उसे मुस्लिम लीग द्वारा जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक देश के आधार पर जो है चुनौती दी गई और अंततः अंग्रेजों जो फूट डालो शासन की पॉलिसी थी उस पॉलिसी में 4 चांद लगा और भारत का विभाजन हो जाता है। और विभाजन के बाद राष्ट्र निर्माण के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। हालांकि राष्ट्र निर्माण के समय 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहला लोकतंत्र की स्थापना करने की थी, दूसरा लोगों में एकता की भावना को विकसित करने की थी, तीसरा विकास की थी। और उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां कौन सी है? पहला लोकतंत्र को कायम करना, दूसरा राष्ट्र विकास करना, राष्ट्र का विकास करना ताकि समाज का भला हो सके। एक विकास केवल कुछ तबकों का ही नहीं या कुछ लोगों का नहीं, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण तबके का, संपूर्ण भारत का विकास करने की बात की गई। तो ये हमारे सामने 2 प्रमुख चुनौती थी आज़ादी के बाद। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में। आगे बढ़ते हैं। देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए। तो वो राज्य जिनका भारत में विभाजन किया गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम 2 राज्य बनते हैं, तो सबसे ज्यादा विभाजन से प्रभावित 2 राज्य थे वो है पंजाब और बंगाल, क्योंकि पंजाब और बंगाल का ही भारत में विभाजन किया गया था। अगर भारत की बात करें तो यहाँ से जो इलाका था पश्चिम बंगाल का विभाजन किया गया और इधर से पंजाब का विभाजन किया। तो यहाँ के लोगों को यहाँ जाना था और यहाँ के लोगों को यहाँ आना। तो ये जो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांसफर था और यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर था, इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए और यही विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी भी साबित हुई, क्योंकि आज़ादी के दिन भी लोगों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है हिंदुस्तान में है। रातों रात कोई ऐसे बहुत सारे शीर्षक किताब लिखे जिसमें लोगों ने लिखा है कि आज सोए थे हिंदुस्तान में, सुबह होती है पाकिस्तान में। तो यानी वो 2 लोग जो आपस में कई हजार सालों से भाईचारे की भावना से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह रहे थे और आज़ादी में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, और वो बिछड़ रहे थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी विभाजन के बाद। अगला है केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की? तो भारत में आज़ादी के समय 565 देशी रियासतें थी
और इन देशी रियासतों को विलय करने की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। और इन राज्यों को विलय करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, भाई पटेल और वीपी मेनन की भूमिकाओं के माध्यम से जो है इन 565 देशी रियासतों को हमने एक कर लिया। लेकिन फिर भी राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश भारत जो है दो भागों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश शासित प्रांत थे और दूसरे में रजवाड़ों का अधिकार था। तो अब इनको एक करके भाग में क्या मिलना था, एक राष्ट्र बनाना था, और राष्ट्र जो है राज्यों के माध्यम से बनाया जाना था। तो 1953 में 1953 में राज्य का गठन कैसे होगा, भाषा के आधार पर होगा या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होगा या विकास के आधार पर होगा, तो इस चीज को देखने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को 1956 में 1956 में लागू किया गया और बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया, ठीक है, इसका गठन कब किया गया, उसके तहत कितने राज्य बनाए गए, फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इस चीज़ को लेकर चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दरकार है, सभी छात्र छात्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही, चैप्टर समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की, हमने बता दिया आपको। अगला है स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा किन मूल राज्यों के अंग थे। तो स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और जो था वो मुंबई का भाग था, और जबकि हरियाणा पंजाब का अंग था। सन 2000 में जिन 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया उनके नाम लिखे। सन 2000 में 3 राज्यों जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल का निर्माण किया गया। तो ये राज्य किन किन राज्यों से निकल कर बनाए गए थे ये भी पूछा जाता है। तो झारखंड जो बिहार से निकला था, झारखंड कहाँ से, बिहार से। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश एमपी से, और उत्तरांचल या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला था। इस तरह से 3 राज्य 3 अलग अलग राज्यों से अलग विभाजित हुए निकले हुए थे। अगला है भारत की आज़ादी के समय किन 2 देशी रजवाड़ों ने भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना स्वीकार नहीं किया। तो आज़ादी के समय वो देशी 2 रियासतें जिन्होंने भारत के साथ मिलना स्वीकार नहीं किया था। हालांकि उनमें 3 प्रमुख रियासतें थी, एक थी हैदराबाद, दूसरी थी जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा था मणिपुर, और चौथा भी आप कह सकते हो है जूनागढ़। तो इन 4 देशी रियासतों ने बाद में विलय करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में जूनागढ़ और मणिपुर को जो विलय कर लिया गया, लेकिन हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को अब विलय करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंततः इनको भी आखिरकार हमने मिला लिया। तो ये देशी रजवाड़े हैं जिनको भारत में विलय करने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। उसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़ देशी रियासत है। और कई बार यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, जो जम्मू कश्मीर के शासक का नाम क्या था। जो जम्मू कश्मीर के शासक का नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक का नाम था। और जम्मू कश्मीर को भारत में किस पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से विलय किया गया। तो जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र के माध्यम से, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद को जो है ऑपरेशन यानी सेना के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से विलय किया गया। तो सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, वो भी हम आपको क्लियर आगे करेंगे। क्लियर, तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं वह है हैदराबाद और कश्मीर। नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूपांतर, तो लैटिन भाषा के नेशियो का अंग्रेजी रूपांतर है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार था वो था भाषा, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि अब ये मांग क्यों रखी गई, क्योंकि 1920 में ना एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को जो है स्वीकार किया गया था। और उसी के आधार पर ही इस राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1953 में बनाया गया तो उसमें भाषा को प्रमुखता दी गई थी। लेकिन एक राज्य एक भाषा की स्थिति को सब पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया था भाई कि एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। हाँ, राज्य तो भाषा के आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, जैसे वर्तमान में होता है। ठीक है,
भारत में राष्ट्र निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? तो राष्ट्र निर्माण में कौन से तत्व जो है बाधा डालते हैं? तो वो है, देखिए, अनपढ़ता, बेरोजगारी, जातिवाद, ये सब बाधा डालते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम, तो वो है स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम लिखिए जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये पश्चिमी, अगर हम बात करें, पश्चिमी पंजाब के निर्विवाद नेता थे और गांधीवादी नेता थे, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम था रेड शर्ट आंदोलन। क्या था? रेड शर्ट आंदोलन, या लाल कुर्ती आंदोलन के जो है कुर्ती आंदोलन इनके द्वारा ही चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम क्या? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो आप सभी पता कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। सिंपल से क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश क्या है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की अगर हम बात करें, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश है। राइट, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत में 1956 में भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? क्योंकि भारत में 1956 में भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इसलिए किया गया ताकि देश की भाषा और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? तो जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया गया क्योंकि उनका मानना था कि भारत जो है मुसलमानों के अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया गया है। मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, इसलिए उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। भारत की आजादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो भारत में आजादी समय राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी, क्या थी? तो अलग अलग धर्मों जातियों के लोगों को किस प्रकार एक सूत्र में बांधा जाए। राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बात यही होती कि एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, क्योंकि अभी हजारों सालों से लोग एक साथ मिलकर रहते आ रहे थे और अचानक से 1947 में विभाजन हुआ तो सभी लोग एक दूसरे से पराये हो गए और ये विभाजन की विभाषा इतनी ज्यादा थी कि इसको शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल भी कह सकते हैं कि मुनासिब है ही नहीं। हम इस शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि कितना ज्यादा खतरनाक विभाजन था ये। और इसमें कई लोगों ने लिखा कि दो दिलों का बिछड़ना हो गया, दो दिल के टुकड़े हो जाना, ऐसे विभाजन था ये। और ऐसे में जब एक साथ लोग कई सदियों से रहते चले आ रहे तो अचानक से इतना हिंसात्मक तरीके से अलग होना, तो ये लोगों के अंदर भावना भर गई कि अब हम इस देश में कैसे रह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर हैं तो क्या हम सेफ हैं या सुरक्षित हैं। तो लोगों के अंदर जो है एकता की भावना, लोगों के अंदर मानवता की भावना, एकता सुध की भावना पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती थी आजाद भारत में 1947 के बाद। द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत का भारत विभाजन से संबंध रखता है और जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया। मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नामक दो कौमों का देश है, इसलिए उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। 1947 में भारत के विभाजन के दो परिणामों की पहचान कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विभाजन की समस्या का वर्णन कीजिए। तो भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप इस शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई थी और भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप कश्मीर की समस्या भी पैदा हुई थी। तो ये काफी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। विभाजन के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां कौन थी? यहाँ से जो है 6 नंबर से 5 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश इंडिया में विभाजन के 6 परिणामों का आकलन कीजिए। तो विभाजन के आकलन से जो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, ये सारे क्वेश्चन जो कई बार जो है सीबीएसई ने अपने पेपर में सभी क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट किया है। तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो विभाजन के अगर हम बात करें तो कारणों में सबसे पहले देखिए
वह सांप्रदायिक झगड़े। तो सांप्रदायिक झगड़े की अगर हम बात करें तो भारत में सांप्रदायिक झगड़े जो है 1946 ईस्वी से पहले भी कई बार हुए थे, और इन झगड़ों को जन्म देने का अंग्रेजों का जो सबसे प्रमुख रूल था वो था डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो शासन करो नीति। ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर कर लेनी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रिटिश अधिकारियों का षड्यंत्र। तो भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों भी बहुत अधिक सीमा तक उत्तरदायी थे, उनके षड्यंत्र ने ये सारी चीज की थी। ये सारी चीज यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। परिणाम। तो भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई थी। भारत के विभाजन की प्रक्रिया की दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या, और भारत के विभाजन स्वरूप ही कश्मीर की समस्या पैदा हुई। तो ये विभाजन के सभी परिणाम आप देख सकते हैं सारे। ये क्या है? ये विभाजन के परिणाम हैं। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा यहाँ से सारा कुछ। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई गई 3 प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। तो स्वतंत्रता के समय प्रमुख 3 चुनौतियां, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो सबसे पहली चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। ये सबसे बड़ी चुनौती भारत में आजादी के बाद थी। दूसरी जो चुनौती थी विकास की, जो है एक ऐसे विकास की जिसमें समग्र विकास की बात की जाए, किसी एक व्यक्ति का, एक समुदाय, एक दल का विकास नहीं, संपूर्ण भारत के विकास की बात की जाए। और तीसरा जो सांप्रदायिकता को समाप्त करना, क्योंकि भारत में क्या है, बहुसंख्यकवाद को ना अपनाकर हमने क्या किया है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, और फूट डालो शासन को समाप्त करना भी हमारा एक लक्ष्य था। ठीक है, जातिवाद को समाप्त करना, भाषावाद को समाप्त करना, ये सारी चीजें हमें यहाँ से करवाई गई थी। क्षेत्रवाद की समस्या को समाप्त करना, ये सब क्या है, विभाजन के सबसे बड़े चुनौतियां, विभाजन चुनौतियां थी, हमें इनका सामना करना था। भारत के देशी रजवाड़ों के एक सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर देशी रजवाड़ों की विलय की बात की जाती है, तो अगर हम देशी रजवाड़ों की विलय की बात कर लें, तो जो देशी रजवाड़े हैं उनकी विलय की अगर हम बात कर लें, तो देखिए आज़ादी के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासतें। और इन 565 देशी रियासतों में लगभग अपने 560 देशी रियासतों को आसानी से मिला लिया था, लेकिन कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जिनके विलय करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह है जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। और इन सभी देशी रियासतों में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी विलय करने में, है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और बाकी बचे 4 देशी रियासतों को भी हमने विलय कर लिया। अब समस्या क्यों आई? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर की अधिकतर जो आबादी थी मुस्लिम थी, और वहाँ की जो जनता थी, जनता क्या थी, वहाँ की जनता अधिकतर आबादी मुस्लिम थी, और राजा क्या थे, हिंदू थे। और वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह थे। और राजा हरि सिंह ना तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ना ही हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे, और वो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ठीक यही हिस्सा हैदराबाद, हालांकि हैदराबाद और भारत राज्य के बीच जो है 1947 में एक प्रस्ताव के माध्यम से एक संधि की गई थी इसमें, और वो संधि 1 साल तक रही। लेकिन हैदराबाद का जो शासक था उसे निजाम के नाम से जाना जाता था, और वो शासक भी ना तो भारत में मिलना चाहता, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, अलग रियासत की मांग कर रहा था, और इसके लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं थी। इधर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के जो शासक थे, उसमें शासक थे वहाँ के राजा बोधचंद्र। कौन थे मणिपुर के शासक? महाराजा बोधचंद्र सिंह। कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह। और इनको भी बाद में विलय कर लिया गया। अब जम्मू कश्मीर को बाद में विलय किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ और मणिपुर को जो बाद में विलय किया गया वो सहमति पत्र के माध्यम से, आप कह सकते हैं कि लोगों की सहमति से इनको विलय किया गया। तो ये समस्या थी, बाद में इनको भी बाद में विलय कर लिया गया। तो ये 4, और इन सभी देशी रियासतों को बाद में विलय करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी सभी देशी रियासतों की, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती। इसमें वीपी मेनन भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हालांकि मणिपुर को जब हमने भारत में विलय किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से,
तो ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ की स्वायत्ता प्रदान की जाएगी, लेकिन वो स्वायत्ता प्रदान नहीं की गई। और बाद में जम्मू मणिपुर में इसी चीज को लेकर वहाँ की जनता वहाँ के साथ साथ नाराज हो जाती है और आंदोलन होना शुरू होता है। तो ये समस्या क्या थी मणिपुर को लेकर, वो हम क्षेत्रवाद वाले चैप्टर में उसको क्लियर करेंगे और वहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया आप सभी को, भूमिका किसकी सबसे महत्वपूर्ण थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये आपको मैंने समझा भी दिया ताकि आप कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आए तो इसे आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले ही सकते हैं सारी चीजें। अगला की बात में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया। तो 1956 में बाद में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन क्यों किया गया, तो वो सीबीएसई 2011, 13, 14, 17, 18, 22 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इससे अव्यवस्था होने के डर से इसको लागू नहीं किया गया। इससे मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध हुआ और धीरे धीरे जो है ये विरोध बढ़ता ही चला गया। दिसंबर 1992 में आंध्र प्रदेश के राज्य की स्थापना की घोषणा की गई और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने भाषा के आधार पर 16 जो है 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब हुआ क्या था यहाँ पे, मैं ये भी आप सभी बता दूं कि जो वहां पर था ना, जैसे अगर हम बात करते मद्रास, तो मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी लोगों की संख्या, तमिल भाषी लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो यहाँ से एक अलग राज्य बन जाता है तमिलनाडु, अलग माफ कीजिएगा, यहाँ से एक अलग राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है 1952 में, यानी भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। और इसमें समस्या आ गई थी क्योंकि वहां पर एक गांधीवादी नेता थे, पोटी श्रीरामुलु, क्या नाम था उनका, गांधीवादी नेता पोटी पोटी श्रीरामलु। और ये 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जो इनका देहांत हो जाता है और इसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है दंगा होने लगा और जो आंदोलन था वो हिंसात्मक होने लगा। हजारों जो है सैकड़ों लोग जो है घायल हो गए, मौत के शिकार हो गए। ये सारी वजह से जो है आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को 1952 भाषा आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये यहाँ से शुरुआत होती, भाषा अलगाववाद क्षेत्रवाद की जो भावना थी यहाँ से ही शुरू मानी जाती है बाद में। चलिए इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के परिणाम का वर्णन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2009, 11, 14, 18, 23 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ से पेपर में पूछी जा सकती है, आप उसको कवर कर लेना है यहाँ से। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण संबंधी किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। दिल्ली 2009, 2010, 12 कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 2014, 19, 17, 23 पूछा गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे। देखिए एकता की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, विकास, ये सब चुनौतियां थी। विभाजन के पश्चात हैदराबाद रियासत भारतीय संघ का भाग कैसे बनी। तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और निजाम जो है हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहता था। और उसने 19 नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता भी किया और यह समझौता 1 वर्ष तक चला। इसी दौरान लोगों ने निजाम के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन चला दिया और हैदराबाद के निजाम ने रजाकारों द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया। और रजाकार हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल थे और बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। निजाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए किया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या और बलात्कार पर उतारू हो गए। और ऐसी परिस्थितियों में सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची और कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली। उसके बाद निजाम ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद के हाथ में विलय हो जाता है। और जिस सैनिक कार्रवाई के माध्यम से
जिस सैनिक कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था उसे कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन पोलो, याद रखना ये। ठीक है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? तो 1953 में बनाया था। तो यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये सारी चीजें लागू कब किया? 56 में किया। क्यों किया? ये सारी चीजें और तो कुछ एमसीक्यू हम पूछे गए। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? तो 1953 में बनाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत विभाजन मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदला होगी। तो ये जो सही नहीं है तो वो है आपका सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो वह है प्रथम, यहाँ पे क्या आएगा? प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति। इस तरह से आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला है नेहरू जी द्वारा भाग्य बंधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट वाला भाषण कब दिया गया? तो वो दिया गया 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि दिया गया। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि, डी इसका सही आंसर है। रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम लिखिए। तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था? वह खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे होते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी इसका सही आंसर है। विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। और यहाँ पर आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? 1956 में लागू किया गया। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि कब दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि 1928 में बारदोली में दी। कब दी गई? माफ कीजिएगा, लौह पुरुष की नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 में सरदार की उपाधि क्या दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में, किसान सत्याग्रह में। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा किन मूल राज्यों के अंग थे? तो स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा वो थे। गुजरात अगर हम बात करें तो मुंबई, हरियाणा जो है पंजाब के साथ बी। भारत में राष्ट्र निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? तो उपयुक्त सभी जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा डालते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। क्या थे? सुकुमार सेन, डी सही है। 1956 में भारतीय राज्य पुनर्गठन का आधार क्या था? वो था भाषा। क्या था? भाषा, डी सही आंसर इसका। अधिकांश राज्यों के शासकों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसे कहते हैं? जिसे कहा जाता है विलय पत्र। क्या कहते हैं? विलय पत्र यानी सहमति पत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितने देश रियासतें थी? तो 565 देश रियासतें थी, सी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता संबंधित? सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित, बी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की थी? तो वह 14 राज्यों की, बी। हैदराबाद रियासत के शासक को किस नाम से जाना जाता? तो वह निजाम के नाम से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह में कब भाग लिया? तो सरदार वल्लभ पटेल ने 1900 खेड़ा सत्याग्रह 1919 में भाग लिया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, 1918 खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एनसीआर के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एनसीआर के नाम से जाने जाते हैं। एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ से आता हुआ है 6 नंबर का, एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो यहाँ पर जब हम एक दल के प्रभुत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर एक दल की जो प्रभुत्व की बात की जाती है वो है कांग्रेस की। कांग्रेस की बात की जाती है और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया कि भाई कि भारत में कांग्रेस का एक दल का जो प्रभुत्व है वो अन्य देशों के एक दल के प्रभुत्व से किस प्रकार भिन्न है। तो अगर प्रभुत्व की बात करते हैं तो प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व मतलब होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था किसी भी एक दल का प्रभुत्व होना, लंबे समय तक उसकी तूती बोलना। और भारत में वो दल थी कांग्रेस जो
52 के प्रथम आम चुनाव से 1967 तक लगातार प्रभुत्व जमाई हुई थी। हालांकि ठीक है, तो इसके बारे में हम चैप्टर बात करने वाले हैं, कांग्रेस के बारे में। भारत में दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कांग्रेस को लोकसभा के प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में कितनी सीटें मिली, इंपॉर्टेंट है। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली, जबकि दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। तो पहले आम चुनाव में कितनी, 364, और दूसरे आम चुनाव में 371। भारत में एक दल की प्रधानता किस दल से संबंधित रही है और कब तक इसकी प्रधानता रही है। तो वह है, भारत में कांग्रेस की प्रधानता 1967 तक रही है। ऐसे दो राज्यों के नाम लिखे जहां कांग्रेस 1952 से लेकर 67 के दौरान सत्ता में थी। तो वह उत्तर में, अगर हम बात करें 1952 से लेकर 67 के दौरान केरल और जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं थी और बाकी राज्यों में सत्ता में थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई और इसका नेतृत्व किसने किया। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की। कब की गई। तो स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है वो 1959 में की गई और इस पार्टी के नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी, MAMC NG रांगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्र पार्टी के क्या थे, नेतृत्व करता थे। स्थापना 1959। कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब होती है। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। के ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है 1885 में। भारत में एक दल का प्रधानता का युग कब से शुरू हुआ। 1952 के पहले आम चुनाव से। हालांकि चुनाव तो अधिकतर जो करवाए गए, तो हमारे जो चुनाव की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1951 से, लेकिन अधिकतर चुनाव फरवरी 1952 में संपन्न हुए थे। तो इसलिए इसे पहले आम चुनाव को 1952 चुनाव कहा जाता है। भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है। तो भारत में एक दल की प्रधानता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़ा हुआ है। भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में मतदाताओं ने किस पार्टी का नेतृत्व प्रदान किया। तो वह है कांग्रेस का नेतृत्व प्रदान किया था। एस, अब देखिए यहाँ कुछ मिलान दिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। S. A. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से संबंधित है। मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से हैं। अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित माने जाते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में एक विचारात्मक गठबंधन थी। तो कांग्रेस का अगर हम विचारात्मक गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ना केवल एक दल था बल्कि वो विभिन्न विचारधाराओं का एक समूह था। उसमें वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, धर्मपंथी भी थे, गर्मपंथी भी थे, पूंजीवाद भी थे, समाजवाद भी, हर विचारधारा के लोग शामिल थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है विभिन्न विचारात्मक उपस्थितियों वाला गठबंधन थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तब स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर आप ले लीजिए। ठीक है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन से राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और राष्ट्र के विचार पर दिया है। भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ ने इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला है, किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया। तो पामार। तो पामार ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। किसने, पामार ने। और क्योंकि कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों और समुदाय के लोग शामिल थे, इसलिए। इसी प्रकार से भारत में कौन से आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ। तो भारत में सन 1977 के आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ। किस विद्वान ने कांग्रेस की तुलना सराय से की है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है कांग्रेस की तुलना किससे की है। तो वो सराय से, किससे की, सराय से की है। ठीक है, अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के नाम लिखिए। 1948 के पश्चात इस पार्टी का नाम दिया गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं वह अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और 1948 के पश्चात इस पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया। क्या रख दिया, सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया। भारत के कौन से राजनीतिक दल में श्री A. K. गोपालन, श्री E. M. नपुद्रिपाद और श्री S. A. डांगे जैसे नेता थे, वो थे भारतीय साम्यवादी दल। क्या था, तो है भारतीय साम्यवादी दल।
वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए हमने काफ़ी मेहनत करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है और इससे आपको 100% एग्जाम में फ़ायदा होने वाला गारंटी से कह रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब और क्यों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में की गई थी और 1959 में चीन के साथ संबंध के बारे में भारतीय साम्यवादी दल में दो गुट बन गए और 1962 में चीन के आक्रमण ने इस मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया। एक गुट ने चीन के आक्रमण को आक्रमण कहा और उसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार से पूरी तरह से सहायता देने का वादा किया, परंतु दूसरे गुट ने जो चीन के प्रभाव होता है इसे सीमा संबंधी विवाद कर पुकारा और बाद में 1964 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विभाजन हो जाता है और दो भागों में बढ़ जाते हैं। वो दो भाग कौन से होते हैं? एक होता है CPI, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। अगला, भारतीय जनसंघ की विचारधारा बताइए। भारतीय जनसंघ की विचारधारा सवाल में पूछा गया है अथवा कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा अगर हम बात करें, पहला, भारतीय जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और राष्ट्र विचार पर जोर दिया। दूसरा, जनसंघ का विचार था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर भारत आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। अगला है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका पहला मुख्य चुनाव कौन था? तो भारत के चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था वो पहली बार किया गया था जनवरी 1950 में और उसके पहले अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अगर हम बात करें तो है राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ है? ऐसी किसी एक सरकार को उदाहरण दीजिए। तो गठबंधन का मतलब क्या होता है? तो गठबंधन का मतलब अगर हम बात करें तो गठबंधन 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 कब होता है? शादी समारोह में आप सभी देखते होंगे जब जो है वर और वधु द्वारा जो है फेरे लिए जाते हैं तो गठबंधन पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी दोनों को एक दूसरे की चुन्नी बांधते, इसे कहते हैं गठबंधन। और इसी तरह से भारतीय चुनाव व्यवस्था में अगर आम चुनाव में किसी भी दल को आम चुनाव में अगर किसी सिंगल दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिलता यानी 272 सीटें जो बहुमत को नहीं मिलती हैं, तो इस 272 सीटें करने के लिए सरकार दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा जो गठबंधन किया जाता है या मिलाप किया जाता है तो इसके बाद सरकार बनाया जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। यानी आसान भाषा में कह सकते हैं कि सरकार बनाने की स्थिति के लिए दो या दो से अधिक दलों द्वारा जो मिलकर सरकार बनाई जाती है उसे कहा जाता है गठबंधन की सरकार, जिसमें दो या दो से अधिक दल शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में अगर बात करें एनडीए गठबंधन दल है जिसका सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है और पहले जिसे हम यूपीए कहते थे अब उसका नाम बदलकर एनडीए इंडिया कर दिया गया है। तो ये भी अब गठबंधन पार्टी है। बीजेपी का सबसे बड़ा एनडीए घटक जो है वो बीजेपी है और यूपीए इंडिया का जो सबसे बड़ा घटक दल है वो है आपका कांग्रेस। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरण से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व अन्य देशों में एकल पार्टी किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो एक दल का प्रभुत्व है लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें विभिन्न दलों को मौका नहीं दिया जाता है, चुनाव में केवल एक ही दल खड़ा होता है, ऐसा नहीं है। भारत में जो एक दल का प्रभुत्व है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है, जबकि बाकी देशों में अगर हम बात करें तो वहां पर निरंकुशवादी सत्ता के माध्यम से एक दल के प्रभुत्व की स्थापना की गई है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उतार दीजिए, वहां से पूरा आपको नंबर मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण विश्लेषण कीजिए अथवा बाद में कांग्रेस व्यवस्था के उदय होने के कारण वर्णन करें। तो यहाँ से कांग्रेस व्यवस्था के उदय के कारण जो सबसे पहले था आप यहाँ लिख सकते हैं। पहला है कांग्रेस में सभी वर्गों को क्या था? प्रतिनिधित्व प्राप्त था। तो हर एक वर्ग व्यक्ति, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्टवादी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, हर विचारधारा का समावेशन, उग्रवादी हो, उदारवादी हो, हर एक पंथ का
मंच था कौन, कांग्रेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा था विरोधी दल कांग्रेस में से ही निकले, जितने भी विरोधी दल थे वो निकले किसी थे, कांग्रेस से ही निकले थे, कांग्रेस से बाहर नहीं थे, उन्हीं में से बाद में अलग अलग हो गए। ठीक है, यानी प्रमुख जो पार्टी थी कांग्रेस थी, बाद में उनमें से अलग अलग राज्य जो है अलग होते चले गए, अलग अलग दल बना दिया। तीसरा 1967 के पश्चात भी केंद्र में कांग्रेस की प्रधानता रही। चौथा राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में समानता थी। गठबंधन की सरकारों की असफलता, ये सब क्या कांग्रेस के उदय के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। राजनीतिक दल जो है दल बदल पर आधारित है, यानी कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते थे और चुनाव जीतने पर वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, और यहाँ से दल बदल की शुरुआत भी मानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद में पहले आम चुनाव करवाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन कीजिए, ये चुनाव किस सीमा तक सफल रहे। तो भारत में जब पहला आम चुनाव करवाया जा रहा था तो उस चीज को लेकर बहुत सारी समस्या थी। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका और तमाम प्रकार के मीडिया जो चैनल थे उस जमाने के, उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने लोकतंत्र की सहसो अवस्था उसका जो है मर्तबा देखेंगे, तमाम प्रकार की हंसी उड़ाई गई थी हमारे लिए, लेकिन हमने भी लोकतंत्र को पूरी तरीके से स्थापित कर दुनिया दिखा दी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में चुनाव आयोग को जो है चुनाव करवाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत में 15 करोड़ के आसपास मतदाता थे और हमारे पास इतना कर्मचारी थे नहीं कि हम घर घर जाकर लोगों को चुनाव के बारे में समझा पाते या बता पाते कि चुनाव कैसे होता है। और जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया तो उस मतदाता पहचान पत्र में हजारों लाखों की संख्या में लोगों के नाम गलत थे, किसी के नाम अल्लाह की बीबी, फलां की बीबी, इस तरह के नाम वहाँ पर निर्धारित किए गए थे। 1950 से लेकर 1951 तक 2 बार जो है चुनाव को स्थगित किया गया और अंततः अक्टूबर 1951 को भारत का पहला आम चुनाव शुरू होता है और फरवरी 1952 तक संपन्न होता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर देनी है। और बाद में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, इस तरह आप कह सकते हैं। हालांकि ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो है नियोजित विकास की राजनीति, और ये 2 नंबर का है। तो नियोजन का क्या अर्थ होता है, बॉम्बे प्लान क्या है, और केरल योजना क्या है, अब प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या संबंध है, वर्गीज कुरियन कौन थे, पीसी महालनोबिस कौन थे। ये क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, योजना के अध्यक्ष कौन है, योजना की स्थापना कब की गई। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि 2 नंबर के चैप्टर, तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। मैंने बार बार कहा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है हमें, तो स्मार्ट वर्क करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये योजना आयोग की स्थापना कब की गई, जनवरी 1950 में। उसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया और जनवरी 2015 में जो है 1 जनवरी, ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाती है नीति आयोग की। किसकी स्थापना की जाती है, नीति आयोग की, जनवरी 2015 में। 1944 में बॉम्बे प्लान क्या था, तो बॉम्बे प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे के कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर एक नियोजित विकास की राजनीति का आधार तय किया था, विकासात्मक पथ को दर्शाया था, से हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। कब शुरू किया गया, 1944 में शुरू किया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से जो है कि विकास का केरल मॉडल क्या था, तो विकास का केरल मॉडल क्या, बाद में विकास के किस मॉडल को अपनाया गया, तो बाद में मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया। हमने ना तो पूंजीवाद को अपनाया ना ही साम्यवाद को अपनाया, हमने दोनों ही व्यवस्था को देखा, जांचा, परखा, और जो हमें सबसे अच्छा लगा उस चीज को हमने अपना, इसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ना तो पूंजीवाद है ना ही साम्यवाद या समाजवाद। ठीक है, तो भारत की योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत की योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो बॉम्बे प्लान क्या था, तो 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक जन समूह बॉम्बे में एकत्रित हुआ और इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो है जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना की, तो है नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, NITI। तो NITI, एन मतलब होता है नेशनल, आई मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह है
डॉक्टर माफ कीजिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष उप प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वह नरेंद्र मोदी जी। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? वर्गीज कुरियन को, अमूल के संस्थापक वर्गीज कुरियन। भारत में कृषि सुधार में लाने के लिए क्या प्रयास किए गए? ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसको जरूर स्क्रीन नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। इन चैप्टरों से जो भी क्वेश्चन में शामिल किया है इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग लाइव जो है लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को और मुझे भी और हम सबको, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर ही कंधे से कंधे मिलाकर आगे अपने विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, इसको आप जरूर कवर कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से, तो ये सभी चीज़ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट इस सभी का ले लेना है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों में अंतर। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी और जबकि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो विनिर्माण उद्योग पर आधारित थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति दो लाभ और उसके नुकसान बता रहे थे। तो हरित क्रांति से अगर हम बात करें तो भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाता है और हमने क्या किया, अब हम खाद्यान्न आयात आयात करने के साथ साथ खाद्यान्न को हम निर्यात भी करने लगे। तो ये सब क्या है, सफलता है। ये सभी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। हरित क्रांति की दो असफलता है। तो हरित क्रांति का जो फायदा केवल कुछ ही किसानों को, पूरे भारत में इसका फायदा नहीं हुआ। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब के किसानों को इसका फायदा, बाकी किसान इसका फायदा उठा नहीं पाए। हरित क्रांति का जो फायदा कुछ ही फसल जैसे खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित रह गया। तो ये चीज़ें आप अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई। तो ये आप देख सकते हैं इसका नुकसान, असफलताएं क्या थी। भारत की विदेश नीति जो सेकंड चैप्टर है, आपको फोर्थ चैप्टर भारत की विदेश नीति, इस भारत की इस विदेश नीति की अगर हम बात करें, देखो इस भारत की विदेश नीति से कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप उसको डायरेक्ट जो है फोकस करें। तो भारत की विदेश नीति, सबसे पहले भारत की विदेश नीति में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता क्या होती है? तो गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्षता में क्या था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होता है तो दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ पूंजीवादी देश अमेरिका, दूसरी तरफ सामरिक खेमा सोवियत संघ। और 1945 से लेकर 1960 के दशक तक जो भी देश आज़ाद हो रहे थे वो या तो पूंजीवादी खेमे में जा रहे थे या तो सामरिक खेमे में जा रहे थे। लेकिन भारत ने इन दोनों यानी पूंजीवादी और साम्यवादी इन दोनों खेमों में ना जाकर अपने एक अलग नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता यानी नाम के नाम से जाना जाता है। और नाम के संस्थापकों में से जो सबसे प्रमुख थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें गमाल अब्दुल नासिर, वामेन क्रोमा, ये सभी लोग शामिल थे। 5 लोग टीम ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष, यानी ये दोनों गुटों में नहीं जाएंगे, ना तो ये पूंजीवादी देश खेमों में जाएंगे और ना ही ये साम्यवादी खेमों में जाएंगे। तो गुट निरपेक्षता से क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर से। अगर हम बात करें भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, विदेश नीति की विशेषताएं। इसके अलावा भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो 6 नंबर में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक है, 1971 का भारत सोवियत संघ 20 वर्ष संधि, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा आप सभी का इस चैप्टर से, ये मैं कंफर्म आप सभी से कह रहा हूँ। तो इसको बस फोकस करना है इस चैप्टर में, इन चीज़ों को हमें फोकस करना है। तो ये आपको कवर करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर समाहित किया हुआ आप सभी के लिए, ताकि आप आसानी से इन सभी को आप देख लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली इस पीडीएफ को आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। व्हाट्सअप का जो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से आकर ले सकते हैं और इस पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ दोस्तों जो है कम से कम जो है 20 नंबर की है।
पूरी पीडीएफ आप सभी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कवर कर लेनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पर दी गई है बहुत सोच समझ कर यहाँ पर हमने समाहित किया है, और ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ले लिया, हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जिस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो उसको ही हमने यहाँ पे केवल शामिल किया है। ठीक है ना। चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो भारत और चीन के जो विवाद है, भारत चीन के बीच सीमा विवाद, सीमा विवाद का कारण क्या है? दलाई लामा कौन थे? सिंधु नदी जल समझौता, ये भी एक है, सिंधु जल विवाद, सिंधु जल नदी समझौता, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा भी किया। तो तिब्बत के धार्मिक नेता ने कब भारत में शरण ली? तो 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली। उसके बाद चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया 20 अक्टूबर 1962 को। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर जो है पूछे जाते हैं, तो इसको हमें पूरा कवर कर लेना। यहाँ से आप जरूर कीजिएगा हर क्वेश्चन के, अगर आप यहाँ इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कोई दो तत्व लिखिए। तो है संवैधानिक आधार, भौगोलिक तत्व है। मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया है? तो मैक मोहन रेखा का निर्धारण किया गया 1914 में किया गया। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? मैक मोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन रेखा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है। और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान जो है वो डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं सभी क्वेश्चन में यहाँ पर समाहित के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी से पेपर में। क्लियर। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए अभी मैं इसमें आपको समझाने और बाकी इस वीडियो में आपने क्लियर कर दिया है। वन शॉट वीडियो हम लाने वाले हैं लाइव डेली, हम पॉलिटिकल साइंस का करने वाले, डेली लाइव करने वाले हैं। 2 लाइव होने वाली है डेली। एक है आप सभी का लाइव जो है वो है 7 बजे लाइव किया करेंगे हम, 7 बजे ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग 7 ओ क्लॉक, इवनिंग 5 ओ क्लॉक जो लाइव है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए लाइव में हमें, और इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से पेपर में आपके पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है। तो 6 नंबर के, 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो इससे बाहर आने वाले नहीं हैं। तो जरूर इससे को प्रैक्टिस कीजिए, इसको ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया, 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में उसका कोड नेम रखा गया था। तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल विवाद है वो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सुलझाया गया था। गुट निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन 2 लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे? वह कठिन संघर्ष से प्राप्त जो है संप्रभुता को बनाए रखना और विश्व शांति की स्थापना करना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया, स्माइल बुद्धा इसका ऑपरेशन नाम था। दूसरा हमने 1998 में किया। दलाई लामा को, दलाई लामा तिब्बत के प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे, उन्होंने भारत में राजनीतिक रणनीति रखी है। एनपीटी और सीटीबीटी का विस्तृत रूप लिखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील का क्या अर्थ है? ये भारत और चीन के बीच 1954 में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा। भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। गुट निरपेक्षता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद विरोध। सिमला समझौता 1972 में किया गया, बेनजीर भुट्टो, बिलाल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया? तो भारत द्वारा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि भारत इस संधि को जो है भेदभावपूर्ण मानता है। तो यहाँ से हमने इसको हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए और कब? तो ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता 1966 पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के साथ मिलकर। भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति संधि कब की और क्यों हस्ताक्षर किया? तो 1971 में किया गया था, 9 अगस्त 1971 को। भारत की परमाणु नीति मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत की परमाणु नीति अथवा भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से कवर कर लेनी है सारी। भारतीय परमाणु नीति के दो पक्ष बताइए अथवा भारतीय परमाणु नीति की किन्हीं दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय परमाणु नीति के दो पक्ष आत्मरक्षा हमारा पहला और प्रथम प्रयोग की मनाही यानी नो फर्स्ट यूज हमारी परमाणु पॉलिसी भी, हालांकि 2014 में इस पॉलिसी को बदल दिया गया है। ये क्वेश्चन भी ठीक है। भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत और चीन के बीच संबंध जो विदेश नीति वो खराब क्यों है, इसके पीछे कारण पूछा गया है। तो भारत चीन विवाद सीमा विवाद काफी महत्वपूर्ण कारण, भारत चीन के बीच विवाद के कारण सीमा विवाद। दूसरा, भारत द्वारा दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। चीन द्वारा भारत की चिंताओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को परमाणु और सैनिक सहायता प्रदान करना। भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के मुख्य कारण क्या बताइए? तो ये भारत की परमाणु पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ से लिख लेना सारा। ठीक है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, टू बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट नेशन। सेकेंड है न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना, टू अचीव द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिटेरेंट। शक्तिशाली राष्ट्र बनना, टू बिकम स्ट्रॉन्ग नेशन। प्रतिष्ठा प्राप्त करना, भारत द्वारा लड़ाए गए युद्ध। दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार होना। परमाणु संपन्न राष्ट्रों की विभेदपूर्ण नीति या पॉलिसी, एनपीटी, सीटीबीटी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। आप देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर समय के हुए हैं। भारत की जो है विदेश नीति जो है कि 3 तरह जो है जिससे हमारी जो विदेश नीति वो शांतिपूर्ण स्थापना की मांग करते। पहला गुटनिरपेक्षता, दूसरा है शीत युद्ध से दूरी हमने बनाए रखी पूरी तरीके से, और तीसरा है सैनिक गठबंधनों से दूरी बनाना। किससे? सैनिक गठबंधनों से। किससे? सैनिक गठबंधनों से। सैनिक गठबंधनों से दूरी बनाना। भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है? जो है पहला संवैधानिक आधार, दूसरा भौगोलिक तत्व, तीसरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चौथा है आर्थिक तत्व, पांचवा राष्ट्रीय है, छठा है विचारधारा का प्रभाव, सातवां अंतर्राष्ट्रीय तत्व है। तो ये भारतीय विदेश नीति के प्रभावित करता तत्व। आठवां है सैन्य तत्व, नौवां है राष्ट्रीय संघर्ष। इस तरीके से हमारे इस वन शॉर्ट वीडियो में 4 चैप्टर को पूरी तरीके से कवर किया है। यानी 4 चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल इस सिंगल वीडियो में 18 से 20 नंबर पूरा कवर कर लिया है, पूरा कवर कर लिया है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं 7 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।